हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, और या फिर अगर आपको 10th क्लास की किसी भी 10th क्लास के सिलेबस की किसी भी एग्जाम में ज़रूरत है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बेसिकली ये जो लाइफ प्रोसेस है, इससे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है आप आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आप आगे बायोलॉजी लेते हैं, स्ट्रीम को, बायोलॉजी स्ट्रीम को चूज करते हैं, तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस चैप्टर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस एक तरीके से वो सभी प्रोसेसेस हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर लाइफ को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये आपको जीने में हेल्प कर रहे हैं। अगर इन सिस्टम्स में से एक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बैलेंस जो होता है लाइफ का वो खराब हो जाता है। बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या है? वो सारे प्रोसेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये सभी लाइफ प्रोसेस एक सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि उसमें एक सेल प्रेजेंट है, तो वही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक्सक्रीशन का फंक्शन भी उसी से होगा, डाइजेशन का भी उसी से होगा, रेस्पिरेशन भी उसी एक सेल के द्वारा होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सिंगल सेल के द्वारा सारे प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट अब इसमें पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रोपिक। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को एक्वायर करने का, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की नरिशमेंट और सस्टेनेंस में जीने के लिए जरूरी है। दो तरीके की होती है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, और इसके भी अंदर टाइप आते हैं होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकता है सनलाइट की हेल्प से या फिर केमिकल्स की हेल्प से। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रोप्स बोला जाता है क्योंकि वो सनलाइट का यूज करते हैं। फोटो वर्ड कहीं पे भी आता है तो इसका मतलब होता है सनलाइट, या बायोलॉजी में इसका मतलब होता है लाइट का यूज होना। जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट की हेल्प से, इसलिए उन्हें फोटो ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाता है, उन्हें कीमो ऑटोट्रोप बोला जाता है। अब एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में देखिए, the plant make food using sunlight and water which provide nourishment to other organism and themselves. प्लांट जो है वो सनलाइट और वाटर की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करता है और फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को उससे खाना मिलता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ये क्या हुआ? प्लांट ने पहले अपना खाना बनाया, ऑटोट्रोप है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल जो है हेटरोट्रोप है, उन्होंने प्लांट से खाना लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हुआ, सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स ने किया फोटोसिंथेसिस, फूड बनाया। फिर इन प्लांट्स पर जो ये ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड है खाने के लिए, इन्हें बोला जाता है हेटरोट्रोप। यहाँ तक क्लियर है? अब जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते किस तरीके से हैं? उनमें क्या ऐसा प्रेजेंट होता है? तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट ऐसे समझ सकते हैं, एक जिससे उसका ग्रीन कलर होता है प्लांट का। तो क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर जो ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करती है। मीन्स जो वाटर होता है ना, H2O, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर H2O, इसे लाइट एनर्जी H2 और O में तोड़ने का काम करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करती है। सबसे पहले प्लांट ने क्या करा? लाइट एनर्जी ली, क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब करी, फिर उसे हाइड्रोजन और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करा। हाइड्रोजन का यूज होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। हाइड्रोजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है, और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ये होता है ग्लूकोज। और जो क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो ये डायग्राम तो शायद आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नेक्स्ट देखिए, स्टोमेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टोमेटा है वो क्या है? पोर्स प्रेजेंट है लीव्स में।
जिससे कि एक्सचेंज होता है गैसेस का। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में नोज प्रेजेंट है ना, ऐसे ही अब नोज तो क्या है एक ही प्लेस पे प्रेजेंट है, लेकिन स्टोमेटा हर लीव्स के मतलब जितनी भी पत्तियां होती है प्लांट में उसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव। Stomata are pores on the leaves that help in exchange of gases and they are mostly found on the underside of the leaves. जो स्टोमेटा होता है उसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। Each stomata is guarded by guard cell which control the closing and opening of the pore. गार्ड सेल ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये गार्ड सेल है, ये और ये है स्टोमेटा जो पोर प्रेजेंट है। ये जो गार्ड सेल होती हैं स्टोमेटा का जो पोर है इसे बंद करने में और खोलने में हेल्प करती हैं। जो वाटर कंटेंट होता है गार्ड सेल का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गार्ड सेल किस वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए स्टोमेटा के, तो ये है कि जो वाटर कंटेंट होता है ना गार्ड सेल का वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए किसी भी स्टोमेटा की। फिर आता है अभी हमने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, उसमें 3 पार्ट होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें बोल जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि फंगी वगैरह। जो फूड होता है वो उनकी बॉडी के बाहर ही पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये प्रोसेस होता है इसमें। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कुछ जो ये ऑर्गेनिज्म है ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, और डिपेंड इस तरीके से कि उसे कुछ हार्म भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि सैप्रोफाइटिक में क्या था, डेड ऑर्गेनिज्म को कोई क्या ही हार्म करेगा। उसमें तो कोई ऐसा नहीं था पॉइंट कि कोई ऑर्गेनिज्म हार्म कर रहा है। लेकिन पैरासिटिक में क्या होता है, होस्ट जिस पर डिपेंड कर रहा है खाने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म वो उसे हार्म भी पहुंचा सकता है। जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी, मीन्स ये बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं किसी होस्ट के। होस्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म जिस पर ये खाने के लिए डिपेंड करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट ले सकते हैं होस्ट से डायरेक्टली। एग्जाम्पल है लीच। लीच एक एक्टोपैरासाइट है, मीन्स बॉडी के बाहर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, आपने देखा भी होगा बारिश के टाइम पे लीच आपको देखने को मिल जाते हैं इजीली। वाइल जो एस्कैरियसिस है, एस्कैरियसिस एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट ये देखिए यहाँ पे फीमेल, ये फीमेल है और ये मेल है। ये बॉडी के अंदर से फूड लेता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। फिर एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल पूछ लिया जाता है, कसकटा। कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल है, मींस एक ऐसा प्लांट, अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो कसकटा है वो एक ऐसा प्लांट है जो कि दूसरों पर डिपेंड करता है अपना खाना लेने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। ये एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना डायरेक्टली ले लेता है, उसे डाइजेस्ट करता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज और ह्यूमन। अब देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 10th के सिलेबस का। तो जो अमीबा है, अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। वो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है सूडोपोडिया की हेल्प से। सूडोपोडिया को बोला जाता है फॉल्स फीड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। और जो ये फूड उसने अंदर लिया है वो फूड वैक्यूल में कैप्चर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा है, ये सूडोपोडिया है और यहाँ पे फूड है। इसने एनगल्फ कर लिया फूड को, अपने अंदर ले लिया सूडोपोडिया के हेल्प से, फिर फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड प्रेजेंट है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है अमीबा की, ये दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है अमीबा। जब फूड वैक्यूल फिर इससे जब एनगल्फ कर लेता है फूड को अमीबा, तो उसके बाद के प्रोसेस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। और जब फूड वैक्यूल ओपन होता है तो इजेशन हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड का, मीन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बॉडी के बाहर चल जाता है, अमीबा की बॉडी के बाहर चल जाता है। फिर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होते हैं, तो जो ह्यूमन है वो ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स मीन्स वो प्लांट से भी फूड ले सकते हैं, वो एनिमल से भी फूड ले सकते हैं। मीन्स दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। और इनका जो न्यूट्रिशन सिस्टम होता है, ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मीन्स उसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, कई सारी रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है, इसमें एक तो देखिए इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो जूसेस सीक्रेट करती है, एंजाइम्स सीक्रेट करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। और जो ये एलिमेंट्री कैनाल है वो एक तरीके से बोल सकते हैं ऑर्गन्स का सिस्टम है। देखिए इसमें 4 स्टेज आती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, बॉडी फूड को ले रही है। डाइजेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का। एब्जॉर्प्शन में फूड सेल में जा रहा है। एसिमिलेशन में फूड सेल का पार्ट बन गया, और एलिमिनेशन में जो अनयूज्ड फूड है वो रिमूव हो गया बॉडी से। और जो एसिमिलेशन होता है ना वो पूरी बॉडी में होता है, हर एक सेल में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है डाइजेशन का जो पूरी बॉडी में होता है, तो वो है एसिमिलेशन। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो काफ़ी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर खत्म होती है। माउथ से स्टार्ट हुई और एनस पर खत्म होगी।
यहाँ पे देखिए, फिर पहले यहाँ पे माउथ, ओरल कैविटी, फिर टंग वगैरह है इसमें, और फिर यहाँ पे फेरिक्स, इस और इजोफेगस है, फिर स्टमक, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है, और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी में लास्ट में एनस। सो इसमें क्या क्या था, इजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। सो फर्स्ट है इसमें माउथ। माउथ में क्या होता है, जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर फूड को एक तरीके से तोड़ा जाता है टीथ की हेल्प से, और जो स्लाइवा होता है सेलेवरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है, माउथ में सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से उससे सलाइवा रिलीज होता है, उस सलाइवा और टीथ की हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जो स्लाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है सेलाइवरी एमाइलेज, जिसे कि टाइलिन भी बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि माउथ में जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की हेल्प से, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। जो ये फूड है फिर ईजोफेगस से होता है, स्टमक में जाता है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पे होता है, ईजोफेगस में। इसमें एक बार कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है, इस तरीके से ये मूवमेंट चलता रहता है। स्टमक में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का काम होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर खाने के साथ में बॉडी में एंट्री कर रहा है तो उसे किल करने का काम करता है। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और म्यूकस इस HCl से स्टमक की वॉल को बचाने का काम करता है। जो HCl है वो इसी की वजह से जो मीडियम है स्टमक का वो एसिडिक होता है, और ये एक और काम करता है बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ, इसका एक और काम होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम। सो पेप्सिन पहले पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये फिर प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का। जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल को एसिड से बचाता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। देन द फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे जो स्टमक का लास्ट पार्ट है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला स्मॉल जाता है, लेकिन वो स्मॉल नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबा होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना हर्बीवोर्स का, वो और भी ज्यादा लंबा होता है। फिर नेक्स्ट है कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है। इन दोनों के साथ में फूड मिक्स होता है, और जो बाइल होता है ना, बाइल जो लीवर से रिलीज हुआ, बाइल फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर पूछा जाए फैट को कौन तोड़ता है, तो बाइल तोड़ता है, और बाइल कहाँ से मिलता है, लीवर से। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किस, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसमें नेक्स्ट है जो प्रोटीज है पैनक्रियाटिक जूस एक, उससे तो प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है, और फिर अमीनो एसिड्स में। एमाइलेज से स्टार्च माल्टोज में टूटता है, और न्यूक्लियस से ये जो एमाइलेज वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज स्लाइमा में प्रेजेंट था, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत स्टार्च वगैरह बच जाता है तो वो यहाँ पे टूटता है पैनक्रियाटिक जूसेस की हेल्प से। और न्यूक्लियस की हेल्प से न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड में टूटता है। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, और लाइपेज फैट को तोड़ने का काम करता है। फैट को तोड़ने का एक और कर रहा था काम बाइल। देखिए बाइल लीवर से मिलता है, लाइपेज ये डाइजेस्ट करता है फैट को, और बाइल फैट को तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करता है ये, और जिससे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें विलाई एक छोटी फिंगर लाइक, एक नहीं कई सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिनमें कि ब्लड वेसल्स होती है। डायग्राम देख सकते हैं, ये छोटी छोटी यहाँ पे स्ट्रक्चर है विलाई, और इनमें क्या है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, मीन जो डाइजेस्ट करा ना फूड, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है ब्लड के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी की सारी सेल्स में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। ये लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हैं, और यहाँ पे एनएस प्रेजेंट है। और जो मूवमेंट होते हैं ना, ये मूवमेंट वगैरह ये रेगुलेट करे जाते हैं एनल स्फिंक्चर के द्वारा। जो फूड लिया जाता है न्यूट्रिशन के द्वारा, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सभी लाइफ प्रोसेस के लिए। और जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स हुआ, वो एनर्जी रिसीव करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और इस तरीके की एक तरीके से चेन फॉर्म कर लेते हैं। चेन उसमें किसकी होती है, केमिकल रिएक्शंस की। मीन्स जो एनर्जी मिली फूड्स है, उस एनर्जी की हेल्प से कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में। वे जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा, न्यूट्रिशन वाला। अब इसमें सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, जो फूड सब्सटेंस हमने लिया, हमारी सेल्स ने लिया, उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का रिलीज होता है। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन,
पहले देख लेते हैं टाइप्स कितने होते हैं रेस्पिरेशन के। सो बेसिकली रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक से आप ये याद रख सकते हैं, एन का मतलब यानी कि कुछ एब्सेंट है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, डू नॉट यूज ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उन्हें बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और ऑर्गेनिज्म ना कई सारे मेथड यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सभी प्रोसेस जो है उनमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और किस में होता है, एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसे कि पायरिक एसिड बोलते हैं। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्या होता है इसमें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जहाँ, और एक कंपाउंड बनता है पायरुइक एसिड, जिसमें कि 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये पूरा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। अब जो ईस्ट है, ईस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पायरुइक एसिड कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड में। सॉरी, यहाँ पे इसे सही कर लीजिएगा। ईस्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म पायरुइक एसिड, ईस्ट में जो पायरुइक एसिड है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, उसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अगर एग्जांपल में पूछ लिया जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ईस्ट आप बोल सकते हैं। और क्या क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड से इथेनॉल और कार्बोहाइड्रेट बना। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एनर्जी बनी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कम एनर्जी बनती है, देखिए 2 ATP बनी। और नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें बनती है ज़्यादा एनर्जी, 36 ATP। सो जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। यहाँ पे इथेनॉल नहीं बनता है, बाकी तो सब प्रोडक्ट सेम रहते हैं, लेकिन इथेनॉल नहीं बनता। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनारोबिक कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब देखिए, कई बार क्या होता है, अगर हम रेगुलर हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमारी मसल्स में पेन होने लगता है बाद में, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि उस टाइम पर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब हम सपोज कीजिए कोई रनिंग कर रहा है, तो उसे काफ़ी तेज तेज सांस क्यों लेता है, उसकी ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ती है ताकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और उससे एनर्जी मिले। और अगर उसे एनर्जी नहीं मिलती है, तो जो क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, पेन होता है मसल्स में बाद में। ठीक है, उसके बाद में जो एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है रेस्पिरेशन के दौरान, वो बाकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में यूज होता है। मींस जिसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिन रिएक्शंस को एनर्जी देनी पड़ती है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हायर एनिमल्स है, जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल्स हैं कुछ, उन सभी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। अब देखिए, प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो प्लांट में प्रॉपर ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन प्लांट्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, वो एयर की कांटेक्ट में होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, मतलब कि दो सेल्स के बीच का स्पेस। और इनमें कई सारी डेड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि लेंटिसेल्स, स्टोमेटा में और लीव्स में। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है। मीन्स दिन के टाइम में तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और रात के टाइम पे प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स देखिए, एनिमल्स में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो स्पंज है, सिलेंट्रेटा है और फ्लैटवॉर्म है, उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ले ली जाती है, मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। अर्थवॉर्म में मोइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइडर में बुक लंग्स होते हैं। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स होते हैं। तो ये एक बार आप लिख के देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स में जो एक्वेटिक एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कौन सी, जो वाटर में डिजोल्व है। और एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो कम होती है वाटर में एज कम्पेयर टू एयर। एयर है तो भाई, एयर में तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, वहाँ पे वाटर भी और ऑक्सीजन, वो सब दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है तो कम ही होगी। फिर उसके बाद में है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, एक तो मीन्स किस तरीके से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर सकते हैं, क्या क्या उनकी एडेप्टेशन होनी चाहिए, क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया होना चाहिए, थिन सरफेस होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ये सब इनकी रिक्वायरमेंट है।
अब देखिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमंस को ऑक्सीजन लेने के लिए नॉस्ट्रल्स की रिक्वायरमेंट है। नॉस्ट्रल की हेल्प से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज में जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, नॉस्ट्रल से पास होके एयर, यहाँ पे फाइन कुछ हेयर से प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है जो कि एक तो एयर को वार्म करने का काम करते हैं, एयर को गर्म करने का काम करते हैं और साथ ही साथ एयर को फिल्टर करने का काम भी करते हैं। और इसमें फिर यहाँ पे ट्रैकिया, जो एयर है नॉस्ट्रल से होके यहाँ पे ट्रैकिया में जाती है और यहाँ पे ना ट्रैकिया में आप देख सकते हैं ये रिंग रिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है और ये मतलब ऐसे गले में ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये ट्रैकिया प्रेजेंट है, ये रिंग इसके इसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है। वो इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो एयर पैसेज है ना, ये सांस लेने का जो रास्ता है ये कोलैप्स ना करे आपस में। मीन्स जब उसमें कुछ नहीं है, मीन्स एयर नहीं है या अगर मीन्स ये खाली होता है, इसमें एयर पास होती है तो वो आपस में से मिल ना जाए। उसके बाद में जो लंग्स होते हैं उनके अंदर कुछ छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। पहले ट्यूब लाइक होती है, उसे ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, और फिर उन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें कि एल्वलाई बोलते हैं। और यहीं से मेन बोल सकते हैं मेन एक्सचेंज होता है गैसेज का, ब्लड और लंग्स के बीच में। जो एल्वली होती है उसी के सरफेस में ना कुछ ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। द एल्वली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस। द वॉल्स ऑफ द एल्वली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं और फ्लैट हो जाता है हमारा डायफ्राम, और जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है। सो ये कुछ ये आपको पता होना चाहिए, मीन्स ये पूछ ही जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में कि इनहेलेशन में डायफ्राम क्या होता है या फिर एक्सहेलेशन में डायफ्राम क्या होता है। तो जब इनहेलेशन होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। और जब एक्सहेलेशन होता है तो डायफ्राम रिलैक्स होता है और जो रिब्स हैं वो मीन्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं और जो डायफ्राम है वो भी डोम शेप्ड हो जाता है। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में, जैसे कि पूरी बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो ब्लड की हेल्प से फिर एल्वेली में आती है और एल्वेली में जो ऑक्सीजन हमने बाहर से इनहेल करी है वो ब्लड में एक्सचेंज हो जाती है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेली में आई वो हम एक्सहेल कर देते हैं, ये प्रोसेस होता है। और फिर यहाँ पे है कि एक और हाँ, कई बार ना डाउट आ जाता है माइंड में कि जैसे कि हमने एक्सेल कर दिया, हमने जैसे सांस छोड़ दिया तो क्या तभी हमारे लंग्स में थोड़ा बहुत एयर बची रहती है या फिर हम पूरी एयर को एक्सेल कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कितना भी जोर लगा के एक्सेल कर ले लेकिन तब भी हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट होगी और उस एयर को बोलते हैं, उस एयर के वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं ना उसमें जो डिफ्यूजन है वो काफ़ी नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब देखो क्वेश्चन आ जाए कि लार्ज एनिमल्स में इतने बड़े बड़े सिस्टम क्यों है रेस्पिरेशन के, उनमें स्किन के थ्रू क्यों नहीं हो सकता? तो वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी नहीं होगा, उनमें इतने सारे ऑर्गन है, इतनी ऑक्सीजन की उन्हें रिक्वायरमेंट है, स्किन से उनका काम नहीं चलने का। तो इसलिए क्या होता है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े सिस्टम बड़े बड़े ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ब्लड में, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ही बाइंड होकर ऑक्सीजन और CO2 इधर उधर होती है और जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है डिजोल्व फॉर्म में। डिजोल्व फॉर्म में किस में होती है? प्लाज्मा में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, अब हम ब्लड पे आ गए। सो देखिए जो फ्लूइड मीडियम होता है ब्लड का उससे बोला जाता है प्लाज्मा। अब ब्लड होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करो। ब्लड में क्या होती है, कई सारी सेल्स होती है और एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड है और उसमें कई सारी सेल्स प्रेजेंट है। अब सेल्स कौन सी? WBC वाइट ब्लड सेल जो कि हमें किस में हेल्प करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। RBC रेड ब्लड सेल जो कि एक तो जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और जिससे ब्लड का कलर रेड होता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और प्लेटलेट्स किस लिए होती है कि अगर हमें कहीं कहीं पे कट लग जाए तो वहाँ पे ऐसा होता है ना ब्राउन से कलर का कुछ दिखाई देता है कुछ टाइम बाद, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है कि मतलब ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ना हो ब्लड का हमारी बॉडी से। ये सारी सेल्स एक फ्लूइड में प्रेजेंट होती है जिसे ब्लड बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। और ये जो प्लाज्मा होता है ये फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। और जो रेड ब्लड होता है, रेड ब्लड कार्पेसल्स, RBC की फुल फॉर्म आप रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पेसल्स भी बोल सकते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करती हैं, अभी बताया था ना इधर उधर करने का काम करती है। और हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, मतलब कि ब्लड को पुश करता है बॉडी में और एक तरीके से
जैसे कि ब्लड की हेल्प से ही पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर लंग्स में एक्सचेंज होती है और पूरी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है। तो उसके लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हार्ट वही है कि हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में ब्लड पहुंचे और वहाँ पे ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ली जाए। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। और अगर हार्ट के साइज की बात करें तो वो एक इतना इतना होता है, जैसे कि अगर आप मुट्ठी बंद कर लोगे ना अपनी, तो क्लिंच्ड फीस्ट जितना उसका साइज होता है हार्ट का। और हार्ट में क्या होता है, अलग अलग चैम्बर है। जैसे कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, जो कि जिससे कि क्या होता है, अगर अगर एक ही चैम्बर होता तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी वहीं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वहीं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वहीं। तो उसके लिए क्या हुआ है, 4 चैम्बर हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर्स को तो बोलते हैं आर्ट्रिया और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाले छोटे होते हैं और नीचे वाले बड़े चैम्बर होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो क्या पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, रिच ब्लड पहले हार्ट में जाता है। हार्ट से वो ब्लड लंग में भेजा जाता है ताकि वो एक्सचेंज कर ले, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाए। फिर वो वहाँ से दोबारा से हार्ट में जाता है, वो ब्लड प्योरीफाई होकर, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में जाता है। फिर हार्ट में जाने के बाद में वो हार्ट दोबारा से उसे पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से, ऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, वो हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग में जाता है, वहाँ से प्योरीफाई होता है, फिर दोबारा लंग में हार्ट में आता है और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर यहाँ पे देखिए डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। कि देखिए एक ही ब्लड 2 बार हार्ट में आता है। अभी हमने पढ़ा ना कि पहले तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया हार्ट में, फिर वहां से लंग में गया और फिर दोबारा से हार्ट में आया, तो 2 बार आया ना, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो ब्लड है वो पंप करा जाता है राइट वेंट्रिकल के थ्रू, वो पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है, मीन्स नीचे की साइड वेंट्रिकल हार्ट में 4 चैम्बर है ना, नीचे की साइड जो वेंट्रिकल है राइट साइड में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसे लंग्स में भेजने का काम करता है। और लंग्स में वो जाता है किसकी हेल्प से, पुल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। अब आपको मैं बता दूं, 2 तरीके की इसमें वो होती हैं, वेसल्स होती हैं, मीन्स ऐसी जैसे बोलते हैं नसें हो गई इस तरीके से। तो वीन्स और आर्टरी, वीन्स तो करती है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, आर्टरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम। लेकिन जो पुल्मोनरी आर्टरी है ये अपोजिट काम करती है। आर्टरी है तो प्योर ब्लड को कैरी करेगी, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर वहाँ पे CO2 एक्सचेंज होती है और CO2 O2 एक्सचेंज होती है और वापस से रिटर्न आता है वो हार्ट में पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू। जैसा कॉन्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी का था वैसा ही पुल्मोनरी वेन्स का है। पूरी बॉडी में तो वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी, लेकिन लंग्स और हार्ट के बीच में जो कनेक्शन है उसमें ये प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। फिर आया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, क्यों बोला जाता है इसे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में यह है कि देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट होता है ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में, मीन्स एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है पूरा, कि पहले ब्लड यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर इसके थ्रू आगे जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है, इसलिए इसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जो पूरा पाथ होता है ना ब्लड का लंग्स के और हार्ट के थ्रू, वो आपको शो कर देना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए लंग्स है, लंग्स से पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आया, ठीक है, मतलब साफ जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में आ गया लंग्स की हेल्प से, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, फिर वहां से वो पूरी बॉडी में गया आर्टरीज की हेल्प से, जिसे ओल्टा भी बोलते हैं। फिर बॉडी ऑर्गन्स में CO2 रिलीज हुई होगी, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स की हेल्प से राइट आर्टरियम में आया, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और ये प्रोसेस बार बार पता नहीं कितनी बार चलता रहता है, ठीक है। अब देखो वेंट्रिकल्स क्या है, ये ब्लड को पंप करती हैं ऑर्गन्स में, और इनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो थिक होती हैं आर्टरिया से। ये एक डिफरेंस, अगर डिफरेंस में आता है कि वेंट्रिकल्स और आर्टरिया के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप दे सकते हैं। वॉल्व क्या होती है, वॉल्व ये होती है कि ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, मतलब हार्ट है, हार्ट में चैम्बर है, ऊपर से नीचे जा रहा है सपोज करो ब्लड, ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर से नीचे, तो नीचे वाले चैम्बर से वापस से ऊपर ना चला जाए, तो इसके लिए वॉल्व लगी हुई होती है। मीन्स एक बार एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो चला गया वो चला गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे, 2 तरीके का सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी पाथवे के हिसाब से, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। अगर वेसल्स प्रेजेंट है और एक सेकेंड, अगर हाँ अगर जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल्स का एक पूरे नेटवर्क के थ्रू पास हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्लोज सर्कुलेशन, और अगर ऐसा नहीं है उसे बोलेंगे ओपन सर्कुलेशन। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो आर्टरिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। जब 4 चैम्बर ही नहीं है तो फिर 2 बार हार्ट में कैसे आएगा, मतलब डबल सर्कुलेशन कैसे होगा, 2 बार हार्ट में ब्लड कैसे आएगा,
एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल, और इसमें पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, मतलब ऑर्गन्स में ले जाने का काम करती है, और आर्टरीज ही आगे चल के छोटी छोटी वेसल्स में वो डिवाइड हो जाती है ताकि हर एक इंडिविजुअल सेल तक ब्लड पहुंचे, ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो पहुंचे। वीन क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है सारे ऑर्गन से और उसे हार्ट में लेके आती है। और जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है, द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड और कॉल्ड कैपिलरीज, मतलब बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स जो होती है ना उन्हें कैपिलरीज बोला जाता है। अगर कहीं पे कट लग जाए, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेटलेट का फंक्शन, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपको पता होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इन्हें स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि एक वन शॉट लेक्चर है, फिर नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। अब लिम्फ के बारे में स्टडी करते हैं। लिम्फ देखिए, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें कि प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं लेकिन ब्लड से कम होते हैं। और ये क्या है, ये ब्लड फ्लो लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो सिंपल है कि आपको क्या याद रखना है, येलो कलर का फ्लूइड होता है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन फंक्शन होता है बेसिकली। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की अगर बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मूवमेंट होता है वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है प्लांट में। जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल का लंबे डिस्टेंस के लिए वो वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होता है। अगर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होना है तो मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाएगा, लेकिन अगर लंबे डिस्टेंस मीन्स रूट से प्लांट की चोटी तक कुछ पहुंचना है, मतलब बड़े बड़े प्लांट्स भी तो हैं, तो उनके लिए वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखो जाइलम क्या है, जाइलम तो वाटर और मिनरल को कैरी करता है प्लांट में, और फ्लोएम करता है फूड को कैरी, मतलब जो फूड बनाया ना प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो पूरी प्लांट बॉडी में जाता है। फ्लोएम के एक तरीके से मेंटेनेंस के लिए या फिर फ्लोएम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जाइलम में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जाइलम का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल सॉइल से लेते हैं, मतलब रूट से लिया गया, और रूट ऊपर की तरफ ही तो पुश करेगा, जो भी वाटर और मिनरल लिया तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन जो फ्लोएम क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अगर प्लांट में फूड है, फूड तो लीव्स में बनता है, ग्रीन पार्ट होगा वहां पे बनेगा, तो वो बाई डायरेक्शनल होता है कि दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो सके फूड। अब देखो वाटर क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है, अब ट्रांसपिरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, आपने देखा होगा जैसे कि सुबह अगर आप सुबह सुबह प्लांट्स को देखते हो तो उनमें ना ऐसे बूंद बूंद सी दिखाई देती है उनकी लीव्स में, तो वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन है कि वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, वो सुबह के टाइम सनलाइट इतनी नहीं होती तो वो जो ड्रॉप ड्रॉप है दिखाई देती है प्लांट में, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या होता है, तो एक तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है प्लांट के, और दूसरा पुल, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल, मीन्स इसकी वजह से ही क्या होता है, जो वाटर और मिनरल है वो रूट से ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं प्लांट के द्वारा। जो फ्लोएम है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले फ्लोएम के बारे में जब मैंने बताया था। अब देखिए शुक्रोज ट्रांसफर्ड कर जाता है फ्लोएम के द्वारा, और इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है किसी भी टिश्यू के। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। अब हमने क्या क्या इसमें कवर कर लिया, न्यूट्रिशन हम इसमें कवर कर चुके हैं, साथ ही साथ हम इसमें रेस्पिरेशन को कवर कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कवर कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब देखो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स हमने पहले भी पढ़ा था, तो मतलब कि एक्सक्रीशन के बारे में नहीं, बल्कि रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना कि कौन से किस में क्या प्रेजेंट होता है भाई, बुक लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्पाइडर में प्रेजेंट थे, ह्यूमंस में क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो ये सब स्टडी करा ना हमने अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेनेरिया, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स होती हैं। एनालिडा अर्थवॉर्म में क्या होता है, नेफ्रिडिया होता है, और अर्थवॉर्म में कौन सा किसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता था, वो करता था क्यूटिकल के थ्रू, स्किन के थ्रू। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें मेलफेगियन ट्यूब्यूल्स होती है। इंसेक्ट्स में वहाँ पे क्या था, रेस्पिरेशन में ट्रैकियल सिस्टम था। प्रोन जो है उसमें क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड होती है और ग्रीन ग्लैंड होती है, और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें एक पेयर तो किडनी का प्रेजेंट है, यानी कि 2 किडनी प्रेजेंट है, एक पेयर यूरेटर का प्रेजेंट है, और एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट है। अब देखो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, मीन्स जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी दोनों तरफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है किडनी। और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ना किडनी में, वो पास होता है
जो यूरिन प्रेजेंट होता है किडनी में वो पास होता है यूरेटर के थ्रू। यूरेटर ये देखिए यहाँ पे ये है किडनी। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए ये तो है किडनी, यहाँ पे दो बैकबोन की दोनों साइड, और ये जो है ना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये है यूरेटर, दो एक पेयर होता है इसका भी। फिर ये है यूरिनरी ब्लेडर, ठीक, और ये है यूरेथ्रा। तो यहाँ पे देखो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है किडनी के थ्रू, वो पास करता है यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में, और फिर वहां से वो स्टोर होता है कुछ देर और फिर रिलीज हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, उसके बाद में है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और अगर एक्सेस वाटर है, ये सब रिमूव होता है किडनी के थ्रू। जो पूरी ब्लड में जो वेस्ट हुआ है ना, वेस्ट रिलीज हुआ है, वो सब किडनी के थ्रू क्या होता है, एक बार बोल सकते हैं फिल्टर हो जाता है, कि अगर उसमें कुछ भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है तो फिल्टर होकर रह जाता है। और जो किडनी है उसकी एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिट है नेफ्रॉन। सो फिल्ट्रेशन यूनिट भी ये नेफ्रॉन नेफ्रॉन और एक किडनी में 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन होती है। जैसे कि एक बॉडी में कई सारी सेल्स होती है ना, वैसे ही किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद में देखिए जो नेफ्रॉन होती है वो थिन वॉल्ड कैपिलरी है। एक सेकेंड, जो नेफ्रॉन है, सॉरी, नेफ्रॉन जो है वो एक सिस्टम से फॉर्म करती है कैपिलरीज का, जिसे कि ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और फिर वो आगे चल के कप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है जिसे कि बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। और फिर एक लंबी सी ट्यूब इससे निकलती है, इस कैप्सूल से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो आर्टरीज है। यहाँ पे ये जो है ये पूरा ये नेफ्रॉन की वजह से जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल बना है, बोमेन कैप्सूल जो है वो है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बना है ग्लोमेरुलस कैप्सूल या फिर बोमेन कैप्सूल इसे बोला जाता है। और किस लिए बोलते हैं? क्योंकि नेफ्रॉन जो है ना, जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज बनाती है, उन्हें बोला जाता है ग्लोमेरुलस। जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को, द रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द किडनी along with the nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substance. Blood get filtered through the glomerulus and this filtrate enter the tubular part of nephron. So जो रीनल आर्टरी होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को किडनी में लेके आती है, जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड और भी कई सारे सब्सटेंस, और फिर यहाँ से ग्लोमेरुलस उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और फिल्ट्रेट जो है वो फिर जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर वाला पार्ट होता है ना आगे, उसमें ट्रांसफर हो जाता है। फिर जब फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट में जाता है, वहां पे जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोल्ट है, एक्सेस वाटर है, वो सब सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करा जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि उसके अराउंड ये जो ट्यूब्यूल्स आगे उनके अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्यूब्यूल है, और इसके अराउंड क्या है, वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, इनसे ये रीएब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज वगैरह। जो वाटर रीएब्जॉर्ब होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है और कितना वेस्ट डिजोल्व है उसमें। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम द किडनी द यूरिन एंटर्स टू यूरेटर लेटर स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक्सक्रिएशन इन प्लांट। अब देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो एक्सक्रिएट कर दिया जाता है स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो स्टोर होता है ओल्डर सेल्स में मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। और जो ओल्डर लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं। और कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ सम प्लांट्स पंप्ड देयर रूट्स, मतलब देखिए ये वेस्ट ही तो है। जो ओल्ड लीव्स थी जिनमें अब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जो फूड का फॉर्मेशन नहीं करती, वो प्लांट्स में से नीचे गिर जाती हैं। वाटर वगैरह टोमेटो और लेंटिसल के थ्रू रिलीज हो जाता है। सो बेसिकली ये क्या है, ये सारे प्रोसेस हैं जो हमें लाइफ प्रोसेस में पढ़ने थे। ये आपकी वीडियो अराउंड 50 मिनट्स की हो चुकी है, लेकिन इसमें हमने ये जो पूरा चैप्टर है इसका एक एक पॉइंट कवर किया है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास 10 के नेक्स्ट चैप्टर की होगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो।